Now we are going to start with relevant costing, a very linked topic. हम एक्चुअली इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मार्जिनल में ही पढ़ चुके हैं. Relevant costing. So you have seen two approaches from IPCC, the total approach and the incremental approach. IPCC से आप ये दो approaches देखते आ रहे हो. Actually, the incremental approach is based on relevant costing only. हम total approach में क्या करते थे, हमारे पास जितने भी ऑप्शंस होते थे सबका टोटल कॉस्ट या टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल प्रॉफिट निकाल के देन वी यूज्ड टू टेक डिसीजंस. दिस वाज डन इन टोटल अप्रोच. वेयर एज इंक्रीमेंटल अप्रोच में जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें जो चीजें कॉमन है वी यूज टू इग्नोर देम. दो अगर ऑल्टरनेटिव्स में से हम कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक की जगह दूसरे में क्या अलग है वी जस्ट यूज टू कंसिडर देम. कहाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट है या कहाँ पर कम कॉस्ट है जो ओरिजिनलिटी से अलग है. ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरा हमें ऑप्शन दिया है अगर आप ऐसा करते हो तो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा. तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर देर आर डिफरेंसेस, कहाँ पर देर आर एडिशनल कॉस्ट और देर आर लोअर कॉस्ट या एडिशनल बेनिफिट्स. जहां भी डिफरेंसेस होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करके अपना डिसीजन लेते थे. दिस वॉज इंक्रीमेंटल अप्रोच. सिर्फ लिमिटेड आइटम्स को कंसिडर करना विच हैड डिफरेंसेस, सिर्फ उन आइटम को कंसिडर करना जो डिफरेंसेस है अलग अलग ऑप्शंस में, दैट इज नथिंग बट रेलेवेंट कॉस्टिंग. द कॉस्ट और द बेनिफिट्स विच आर कॉमन इन ऑल दी ऑप्शंस, हर कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, हमें अगर डिसीजन लेना है, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या पढ़ा है, whether we should conduct CA course or we should conduct any graduate course or we should conduct MBA, क्या लेक्चर्स यहाँ पर लेने चाहिए, किस चीज की कोचिंग हमें सेटअप करनी है. दिस इज द डिसीजन वी हैव टू टेक. विल द रेंट कॉस्ट ऑफ दिस प्लेस अफेक्ट दैट डिसीजन. रेंट कॉस्ट, रेंट सेम ही लगेगा, कोई भी डिसीजन ले लो आप, यहाँ पर कोई भी कोर्स कंडक्ट कर लो, यू विल हैव टू इनकर द सेम अमाउंट ऑफ रेंट. सो वी से दैट दिस इज इररेलेवेंट. आप कोई भी डिसीजन ले लो, रेंट कॉस्ट से आपके डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. लेकिन वही अगर हम फैकल्टी कॉस्ट देखें, फैकल्टी कॉस्ट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज. डेफिनेटली if we are conducting CA classes, faculty cost will be the highest. We'll need professional teachers. If we are conducting MBA lectures, उससे थोड़ा कम होगा, CA से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन still we'll have to pay on a higher side. If we are conducting graduation lectures, graduates के लिए, graduation courses के लिए अगर हम यहाँ पर coaching set करते हैं, of course हमारा cost, faculty cost reduce हो जाएगा. We'll not need specialized faculties. हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज की हमें जरूरत नहीं है. सीए पढ़ाना है तो सीए फैकल्टीज होना कंपलसरी है. एमबीए पढ़ाना है, अगेन वी शुड नीड पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टीज और एटलीस्ट अ गुड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी. बट वही बीकॉम, बैफ, बीबीए पढ़ाना है तो हमें फैकल्टी भी वैसी ही चाहिए जो ग्रेजुएट हो. वी डू नॉट नीड सीए फैकल्टी टू टीच बीकॉम. तो ऑब्वियसली फैकल्टी कॉस्ट कम होंगे. मतलब फैकल्टी कॉस्ट के ऊपर हमारा डिसीजन बेस्ड हो सकता है. फैकल्टी कॉस्ट कैन बी अ फैक्टर विच कैन चेंज अवर डिसीजन. फैकल्टी का जो भी हमें रेम्यूनरेशन देना है उसके बेसिस पे हम डिसीजन को चेंज कर सकते हैं. अगर हमें फैकल्टीज को ज्यादा पे करना पड़ेगा, अगर सीए कोर्स है तो फैकल्टी पेमेंट ज्यादा होगा, वील हैव टू थिंक ओवर, हमें कॉस्टिंग करनी पड़ेगी. वही ग्रेजुएट कोर्स है, सेम, बाकी सब चीजें सेम है. से सपोज हमारी सेल्स सेम है, बाकी के सारे कॉस्ट सेम है, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली फैक्टर ऑफ डिफरेंस इज फैकल्टी कॉस्ट. तो फिर हमें ग्रेजुएट कोर्सेज पे जाना चाहिए क्योंकि वहां पर सस्ती फैकल्टीज मिलेंगी, कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट हो सकता है, वी कॉल सच कॉस्ट एज रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन ही है द कॉस्ट विच कैन अफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग. ऐसे कॉस्ट जिनसे डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकती है. रेंट कॉस्ट से डिसीजन मेकिंग कभी अफेक्ट नहीं होगी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. वाई? आपका रेंट 50,000 हो
तो भी आप कोई भी कोर्स लगा लो 50,000 ही होगा। रेंट अगर 2 लाख भी हो जाए तो कोई भी कोर्स लगा लो वो 2 लाख ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सीए पढ़ाते हो तो रेंट ज्यादा है, अगर आप बीकॉम पढ़ाते हो तो रेंट कम है, ऐसा नहीं होगा। रेंट उतना ही रहेगा, इट इज सेम, कमिटेड कॉस्ट है वो भले ही सस्ता हो या महंगा हो, कुछ भी हो, वो सारे ऑप्शंस पे उतना ही रहेगा। तो रेंट को कंसिडर करके हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें सीए कराना चाहिए या हमें बीकॉम कराना चाहिए। ओके, सो दीज कॉस्ट विच डू नॉट अफेक्ट अवर डिसीजन मेकिंग, जिनके होने ना होने से डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, लेकिन हमारा जो डिसीजन है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो डिसाइड हमें करना है कि हम कौन सा कोर्स पढ़ाएं, रेंट से हमारे उस डिसीजन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सच कॉस्ट आर नोन एज इररेलेवेंट कॉस्ट। जनरली जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव संक कॉस्ट एंड वी हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। संक कॉस्ट आर इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट के हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। संक कॉस्ट या फिर इसी को हम हिस्टोरिक कॉस्ट भी बोलते हैं, और से कमिटेड कॉस्ट। वेराज अगर हम रेलिवेंट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स देखें तो मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, दिस कैन बी रेलिवेंट। ये जो टर्म है रेलिवेंस, इट चेंजेस इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द डिसीजन विच यू हैव टू टेक। आपको किस तरह का डिसीजन लेना है उसके बेसिस पे आपके लिए कोई कॉस्ट रिलेवेंट हो सकता है, दूसरे डिसीजन के लिए वही कॉस्ट इररिलेवेंट हो सकता है। जैसे अगर हमें कोर्सेज के बारे में डिसीजन लेना है, रेंट कॉस्ट विल बी इररिलेवेंट। लेकिन अगर हमें क्लासरूम या लोकेशन के बारे में डिसीजन लेना है, हम इधर क्लासरूम सेटअप करें या अंधेरी में सेटअप करें या बोरीवली में सेटअप करें या चर्च गेट पे सेटअप करें, इफ द डिसीजन हैज टू बी बेस्ड ऑन द लोकेशन, देन रेंट कॉस्ट कैन बी रेलिवेंट, क्योंकि हर एक लोकेशन पे आपका रेंट अलग अलग लगेगा। आपके पास बच्चे भी अलग अलग, क्वांटिटी अलग अलग होगी, स्ट्रेंथ अलग अलग आएगी, रेवेन्यू भी डिफरेंट होगा, साथ में रेंट का कॉस्ट भी अलग होगा। सो अ सेम कॉस्ट can be relevant for a particular category of decision, it can be irrelevant for some other category of decision. डिसीजन किस चीज का लेना है उसके बेसिस पे हम अपने कॉस्ट को रेलिवेंट या इररेलेवेंट कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ इफ वी स्टडी दीज कॉस्ट सेपरेटली, अगर एक एक को हम समझने जाएं, संक कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट, द कॉस्ट विच वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड इन पास्ट। हम कई बार ये एग्जाम्पल देख चुके हैं, हम मशीन खरीद चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव इंक्रीज्ड अवर कैपेसिटी, वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी। अब हमें डिसाइड करना है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें या नहीं करें। जब आप मशीन खरीद चुके हो, अब प्रोडक्शन बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, ये डिसीजन में वो मशीनरी का कॉस्ट कोई रोल प्ले नहीं करता। हमने ये जगह खरीद ली, एक बार जगह खरीद ली, इसके लिए पैसे दे दिए, अब उसके बाद ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ क्लासेस सेटअप करें या फिर नहीं करें, हम इधर अपना बिजनेस कोई सेटअप करें या फिर रहने दे, कोई बिजनेस सेटअप नहीं करें। नाउ द परचेज कॉस्ट ऑफ दिस प्लेस, दिस बिल्डिंग और दिस रूम, इट इज इररेलेवेंट फॉर दिस डिसीजन। ये तो आप पे कर चुके हो। अब आप अगर क्लासेस सेटअप करते हो, आपको उससे कुछ रेवेन्यू मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगे। वेराज क्लासेस सेटअप नहीं करते, ना तो रेवेन्यू मिलेगा ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेंगे। उन एक्स्ट्रा कॉस्ट को कंसिडर करके आपको डिसीजन लेना है। ये जो आप पे कर चुके हो इस जगह को खरीदने के लिए, वो तो दोनों ही ऑप्शन में आप पे कर चुके हो, वो रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लासेस सेटअप करेंगे तो वो हमारा कॉस्ट है, नहीं करेंगे तो ये हम बेच देंगे, बेच नहीं रहे हम ऑलरेडी इसको खरीदने का कॉस्ट इनकर कर चुके हैं, वो रिवर्सिबल नहीं है, दोनों ऑप्शन में ही वो हो चुका है। अब हमारे जो फ्यूचर के डिसीजंस है
वो उस पे बेस्ड नहीं होंगे कि जो पास्ट में हो चुका है। आपको अगर अभी डिसाइड करना है वेदर यू शुड गिव एन अटेम्प्ट, यू शुड ट्राई इन मे और नॉट, आपको एग्जाम देना चाहिए या नहीं, कंसिडरिंग द टाइम यू हैव लॉस्ट, इतना टाइम जो आपने प्रिपरेशन नहीं किया, उसको अगर कंसिडर करोगे यू विल ऑलवेज हैव द नेगेटिव आंसर। हमारा डिसीजन कि हमें एग्जाम में अपियर करना है या नहीं करना है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन अवर फ्यूचर प्लान, नॉट व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे कितना टाइम हमारे पास बचा है, कितना सिलेबस बचा है, उसको किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको एग्जाम अभी देना है या नहीं। पर ये सोच के कि पास्ट में हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो अब एग्जाम दे कि नहीं दे, दैट इज अ रॉन्ग फैक्टर यू आर कंसिडरिंग। आपका एक जो डिसीजन है एग्जाम देने का वो पास्ट के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते। पास्ट में हमने 6 महीने पिछले वेस्ट कर दिए, अगर अभी और आपके पास 2 महीने बाकी है तो 2 महीने में आप कवर अप कर सको तो इट्स इररिलेवेंट कि आपने पास्ट में 6 महीने वेस्ट किए। व्हाट इज रेलेवेंट ओवर हियर इज आगे आपके पास कितना टाइम बचा है और कितना सिलेबस बचा है। जो हो चुका उसको भूल जाओ, उससे अब हम चेंज नहीं कर सकते। आप कोई भी डिसीजन लो, जो हो चुका वो चेंज नहीं हो सकता। सच कॉस्ट विच आर ऑलरेडी बीइंग इनकर्ड इन पास्ट आर नोन एज संक कॉस्ट। ये हमारे डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट नहीं करते हैं, दीज आर इररेलेवेंट। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है कैपेसिटी बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, या सपोज इधर ही क्लास सेटअप करें या ना करें, अगर हम जगह खरीद चुके हैं तो इस जगह का कॉस्ट हमारे लिए इररिलेवेंट। लेकिन अगर खरीदी नहीं है, सोच रहे हैं हम खरीदने का, अभी तक खरीदी नहीं है ना, तो ये रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अब अगर आप क्लास सेटअप करोगे तो खरीदोगे, नहीं करोगे तो नहीं खरीदोगे। सेटअप किया तो कॉस्ट लगेगा, नहीं किया तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। एक जगह लग रहा है दूसरी जगह नहीं लग रहा है, देन इट इज रिलेवेंट कॉस्ट। आया समझ में? जो हो चुका पास्ट में दैट इज अ संक कॉस्ट, दैट इज टोटली इररिलेवेंट। कभी भी हमारा डिसीजन संक कॉस्ट के बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। सेकेंड इररिलेवेंट कॉस्ट इज कमिटेड फिक्स कॉस्ट। कमिटेड फिक्स कॉस्ट, जहां हम कमिटमेंट दे चुके हैं, रेंट अग्रीमेंट साइन किया जा चुका है 1 साल का, 1 साल का ऑलरेडी रेंट अग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं। नाउ व्हेन वी हैव साइंड द रेंट अग्रीमेंट, हमें रेंट पे करना ही है साल भर का। मान लो अगर कोई क्लॉज नहीं है ब्रेक करने का तो हमें पूरे साल का रेंट पे करना ही है। आप चाहे इधर क्लास ऑपरेट करो चाहे ना करो, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अब आपका अगर ये डिसाइड करना है आपको आगे क्लासेस कंटिन्यू करें या नहीं करें, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, दैट विल बी टोटली दिस कॉस्ट, ये जो रेंटल कॉस्ट है वो टोटली इररिलेवेंट होगा। आप क्लास कंटिन्यू करोगे तो भी पे करना है, नहीं कंटिन्यू करोगे तो भी पे तो करना ही है क्योंकि आप कमिटमेंट दे चुके हो। सच कॉस्ट आर अगेन इररिलेवेंट। किसी भी ऑप्शन में आपको वो पे करना ही है, यू हैव नो अदर चॉइस, करना ही पड़ेगा वो पे, तो वो अपने डिसीजन को इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, दीज टू आर इररिलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट की बात करें तो विच कैन चेंज अवर डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्ट। आगे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम हमेशा उसका मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें क्या क्या लगेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं। जो ऑलरेडी इनकर कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, एक्सेप्ट करें या ना करें। जो इनकर किया जा रहा है फिक्स कॉस्ट वगैरह, वो तो आप एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो भी करना है, एक्सेप्ट करोगे तो भी करना है। लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हो तो उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करने में आपको कुछ स्पेशल कॉस्ट इनकर करना पड़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट उससे रिलेटेड आपको इनकर करना पड़ेंगे। हम सिर्फ उन्हीं को ही कंसिडर करते हैं हमेशा डिसीजन मेकिंग में। एक्सपोर्ट ऑर्डर से कितना मिलेगा हमें, सेल्स कितना रियलाइज होगा, और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने पर कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। वी कंसिडर ओनली दैट। जो ऑलरेडी इनकर कर रहे हैं उसको कभी कंसिडर नहीं करते, जो एक्स्ट्रा इनकर करेंगे उसी को कंसिडर करते हैं।
वही है जो डिसीजन को चेंज कर सकता है, राइट? सो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेलिवेंट कॉस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं, हमारे डिसीजन हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं. मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है, ऑप्शन है कि मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कर दूं, 8% के रेट पे मुझे इंटरेस्ट आने लगेगा, मतलब साल का 8,000 रुपीज मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा. अब मुझे ये डिसाइड करना है ये 1 लाख रुपए का मैं करूं क्या मैं इससे कोई बिजनेस सेटअप करूं या ना करूं. सो आई ऑलवेज कंसिडर दैट 8,000. बिजनेस सेटअप करना तभी जस्टिफाइड है जब वो 8,000 से ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन अर्न करके दे. अगर बिजनेस मैंने सेटअप किया और उससे मुझे साल में सिर्फ 5,000 रुपए ही मिलेगा, बिजनेस से मेरा प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपीज ही हुआ, देन इट्स नो यूज टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन बिजनेस. उससे अच्छा तो आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर दो, 8,000 रुपीज मिल रहा है. बिजनेस तभी करना चाहिए जब आपको 8,000 से ज्यादा अमाउंट रिसीव हो, ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमने जो अपॉर्चुनिटी, जो बेस्ट ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी हमने फॉरगो करी, उससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन विच वी हैव फॉरगोन. अगर हम बिजनेस नहीं करते तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करके 8,000 रुपीज मिल रहा है, तो वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, जो अब हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने कोई और ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट किया. ये भी रेलेवेंट है, ये रिसीव होगा तो ही हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. अगर इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो हम बोलेंगे हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, बैंक में ही डिपॉजिट कर दो. थर्ड इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब कैश आउटफ्लो जहां पर इन्वॉल्व है. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट विल अगेन बी रिलेवेंट फॉर सर्टेन डिसीजन मेकिंग. बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. आपको कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने के ऊपर डिसीजन ले रहे हो, ये प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करें इसमें या ना करें, तो आपको मालूम होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए कैश कितना चाहिए आपको, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कितने होंगे, आपके पास उतना अवेलेबल है भी या नहीं. आज अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है जिसमें हम से 50 करोड़ इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वी कैन मेक इट 500 करोड़, 10 टाइम्स हो जाएगा. ऐसा प्लान है हमारे पास. We are very confident of this plan, but do we have 50 crores? Is it feasible for us to conduct or to actually put this into concrete shape? Plan है 50 crores का 500 crores हो जाएगा, 99.9% रिस्क ना के बराबर है, हो जाएगा. लेकिन फिर भी क्या हम कर सकते हैं? किसके पास है 50 करोड़? So cash availability is again a very important factor. आउट ऑफ पॉकेट हमारे कितने खर्चे होने, भले ही कितना भी अच्छा से अच्छा प्लान हो, लेकिन हमें हमेशा ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आउट ऑफ पॉकेट कितने खर्चे होने वाले हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाए क्या हमारे लिए पॉसिबल भी है ये करना या नहीं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अगर करना है तो फिर फंड की अवेलेबिलिटी हमें कहीं और से करनी पड़ेगी, कहीं और से लोन्स वगैरह का हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा. So again these out of pocket cost, cash cost will be relevant. वैसे ही differential cost, differential cost हम देख चुके हैं what are differential cost. अभी इसी क्वेश्चन में हमने देखा, मार्जिनल के लास्ट क्वेश्चन में, when at different activity levels we have different fixed cost. Generally fixed cost is same, लेकिन जहां पर अलग अलग ऑप्शंस में हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी अलग अलग होता है, हम बोलते हैं वो डिफरेंशियल कॉस्ट है. डिफरेंशियल कॉस्ट के बेसिस पे भी डिसीजन चेंज होता है. अभी हमने देखा हमारे एग्जांपल में सिर्फ कंट्रीब्यूशन को लेके हम डिसाइड नहीं कर पाए, हमें प्रॉफिट वर्कआउट करना पड़ा, प्रॉफिट वर्कआउट करके हमने डिसीजन लिया. वो जो फिक्स कॉस्ट थे उनको भी हमें लेस करना पड़ा इन द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज दे वर डिफरेंशियल. अगर सेम होते तो चारों ऑप्शन में सेम ही फिक्स कॉस्ट होते, इन दैट केस हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन ले सकते थे, पर क्योंकि वो डिफरेंशियल थे दे वर रेलेवेंट, उनसे डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकती थी. राइट? सो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट. हमें कभी कभी क्वेश्चन आता है टू आइडेंटिफाई
द कॉस्ट, कौन कौन से रिलेवेंट है, कौन से इररिलेवेंट है। या फिर कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मार्जिनल का है या रिलेवेंट कॉस्टिंग का है। इट्स सो मच लिंक्ड। बिल्कुल वैसा ही होता है। मार्जिनल में भी तो हम यही करते हैं ना, जो जो रिलेवेंट होता है उन्हीं को कंसिडर करके हम डिसीजन लेते हैं। इररिलेवेंट चीजों को हमने हमेशा इग्नोर किया, सिर्फ रिलेवेंट चीजों को कंसिडर करके डिसीजन लिया। तो क्वेश्चंस विल बी वेरी मच इंटरलिंक्ड, काफी एक जैसे ही लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी सेम ही अप्लाई होंगे, सिर्फ डिवाइड कर रखा है उनको दो चैप्टर्स में। क्वेश्चंस निकाल लीजिए एंड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। See, question number 1. A company can make any one of the three products X, Y or Z in a year. 3 प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं. It can exercise its option only at the beginning of each year. So we have to decide upon कि कौन सा प्रोडक्ट बनाए. That has to be decided upon in the beginning only. शुरू में ही हमें डिसाइड करना है X बनाए या Y बनाए या Z बनाए. Relevant information about the product for the next year is given below. तीनों प्रोडक्ट की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. फॉर एक्स वाई एंड जेड वी हैव द सेलिंग प्राइसेस, वी हैव द वेरिएबल कॉस्ट, वी हैव मार्केट डिमांड एंड वी हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड द फिक्स कॉस्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट. एक्स वाई जेड तीनों के लिए हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का कंट्रीब्यूशन जो हमने फोरगो कर दिया. सो वील हैव टू फाइंड आउट दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव. अगर हम x बनाए या y बनाए या z बनाए, वी हैव क्वांटिटी गिवन एज, हमें डिमांड दी है और हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है. डिमांड इज 3000, 2000, 1000. कैपेसिटी इज 2000, 3000 एंड 900. तो अगर हम x बनाते हैं तो x बनाने की कैपेसिटी है 2000 जबकि डिमांड 3000 है. इसका मतलब हम बना सकते हैं 2000 यूनिट्स ओनली, भले ही डिमांड ज्यादा हो पर हम 2000 यूनिट्स तक ही बना सकते हैं. सो अवर एक्चुअल क्वांटिटी विल बी 2000. अगर हम x को ऑप्ट करते हैं दैट वी विल प्रोड्यूस x, तो हम उसके 2000 यूनिट्स बनाएंगे. सेकेंड, अगर y को ऑप्ट करें तो डिमांड 2000 है, कैपेसिटी 3000 है, भले ही कैपेसिटी ज्यादा हो क्योंकि डिमांड कम है तो हम इसके भी 2000 यूनिट्स ही बनाएंगे. एंड फॉर z 900 यूनिट्स बनाए जाएंगे. देन वी हैव सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दिया है 10, 12, 12. हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है 6, 9 एंड 7. सो द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 4, 3 एंड 5. ये तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन. इसका मतलब अगर आप x बनाने जाते हो तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा. 2000 यूनिट्स बनाओगे, 4 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल हो जाएगा 8000. अगर y बनाने जाते हो 2000 यूनिट्स बना सकते हो, कंट्रीब्यूशन एक से मिल रहा है 3 रुपए, तो ये हो जाएगा 6000. और z बनाने जाओगे तो 4500 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये हो गए हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस. अब बताइए अगर मैं x को ऑप्ट करूं, मैं x सिलेक्ट कर रही हूं, x बनाऊंगी, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? कितना? 10,500. एवरीबडी, इट इज ओनली 6000. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन है, इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगोन बाय द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. क्या आप कभी भी एक y और z दोनों को साथ में सिलेक्ट कर सकते थे? क्या ये ऑप्शन था कि x ना बना के हम y और z दोनों बना ले? तो क्या हमें कभी भी 10,500 का कंट्रीब्यूशन मिल सकता था? हम अगर इस ऑल्टरनेटिव पे नहीं जाते तो हमें या तो 6000 का कंट्रीब्यूशन मिलता या 4,500 का मिलता. दोनों साथ में कभी नहीं मिलते. इसका मतलब हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट करके या तो 6000 छोड़ा या फिर 4,500 छोड़ा. दोनों में से ज्यादा अच्छा 6000 है,
दोनों में से अगर हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना होता तो हम 6000 सिलेक्ट करते। इसका मतलब ये सिलेक्ट करने पे हमने 6000 का कंट्रीब्यूशन फोरगो किया है, 10,500 का फोरगो नहीं किया है। वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं था अर्न करना। या तो ये कमाते या ये, या फिर ये, तीन में से कोई एक ही मिलता। कॉम्बिनेशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब हमने ये अगर ऑप्ट किया तो हमने इन दोनों में से कोई एक ही छोड़ा है। वो एक कौन सा होगा? दोनों में से जो ज्यादा होगा। ये सिलेक्ट नहीं करते तो ये वाला सिलेक्ट करते। इसका मतलब अगर ये सिलेक्ट किया तो हमने ये वाला ऑल्टरनेटिव छोड़ा है। इससे जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। जो हमने सिलेक्शन कर लिया उसको छोड़ के बाकी के जितने ऑप्शंस थे, जितने ऑल्टरनेटिव्स थे, उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसका कंट्रीब्यूशन। ओके, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम एक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो होगा 6000, अगर वाई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें तो बोलो 8000, दोनों जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से जो बेस्ट हो। और अगर Z सिलेक्ट करें तो अगेन 8000। रीड क्वेश्चन 2।